हेलो गाइस, मैं विजेंद्र सिंह राव, आनंदबाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज, डिस्ट्रिक्ट सिरोही। अभी जो है अपन सेकेंड यूनिट जो है क्लास 12 RBSC, उसमें सेकेंड यूनिट के अंदर जो C++ से रिलेटेड टॉपिक्स है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रोग्राम। अब कोई भी प्रोग्राम XYZ, प्रोग्राम मीन्स क्या होता है? प्रोग्राम आज की डेट में अगर अपन देखें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ में लेते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी अपना जो रिक्वायरमेंट होती है, अपनी जो ज़रूरतें होती है, उनको पूरा करने के लिए हम लोग किसी न किसी प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। हम सिर्फ यूज़र हैं, एंड यूज़र। सबसे लास्ट हम इसको वर्क में लेते हैं, बनाने वाले कोई और। अब प्रोग्राम, अगर सिंपली प्रोग्राम को अगर हिंदी में कहें तो कार्यक्रम। तो किसी कार्य को करने का जो क्रम होता है वो प्रोग्राम। जस्ट लाइक जैसे बोलते हैं कि भाई कल संडे है, क्या प्रोग्राम है आपका? इट मीन्स आप क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है वो। अब कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग यूज़ में लेते हैं, तो प्रोग्राम को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज, भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश लिखे जाते हैं, उन निर्देशों को लिखने के भी बहुत सारे तौर तरीके हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी हाई लेवल लैंग्वेज में, वो है फोरट्रॉन। उसके बाद में एल्गोल 58, उसके बाद में एल्गोल 60, CPL, फिर BCPL, फिर B, उसके बाद में C, जो आज की डेट में बहुत नेसेसरी है। प्रोग्रामिंग का ABCD प्रेजेंट टाइम में अगर सीखना हो तो C लैंग्वेज से ही सीखा जाता है। फिर C के बाद में फिर C++, फिर जावा, फिर C#। 12th के अंदर जो C++ है उसकी अपन बात करें तो जो C लैंग्वेज डेवलप हुई थी उसके बाद में C++। तो जैसे जैसे ह्यूमन के, इंसानों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, ज़्यादा इस टाइप के इक्विपमेंट यूज़ में आने लगे जो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है या जो प्रोग्राम के माध्यम से वर्क कर पाते हैं, तो उसके लिए डेवलप होते गए, नई नई लैंग्वेजेस आती गई। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जो C भाषा थी जो पहले बन चुकी थी, अब उसके साथ में C++, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको इसके साथ में उपयोग में लिया जाता है और इसको C++ कहा जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं C विद क्लासेस। C++ जो है यह 100% उप्स से रिलेटेड नहीं है। ये भले ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन ये 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें विद क्लास प्रोग्राम कर सकते हैं और विदाउट क्लास भी प्रोग्राम कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो 100%, जैसे कि जावा, तो उसमें विद क्लास ही प्रोग्राम बनेगा, विदाउट क्लास कभी नहीं बन सकता। अब जो C++ है, C के बेस पे C++ बनी, तो इस वजह से इसके अंदर C भाषा जो है उसके भी सारे गुण इसमें है। उसके अंदर जो ऑपरेटर यूज में आते हैं वो सारे ऑपरेटर इसके अंदर भी यूज में आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर जो है वो इसमें और इंक्लूड हुए हैं, जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अब बात करते हैं C++। अब हर एक लैंग्वेज की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब जो C++ है, सबसे पहला स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इट मीन्स ऐसा वो जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना, इट मीन्स प्रोग्राम डेवलप करना, तो ऐसा प्रोग्राम जो इजीली किसी भी तरह के डिवाइस पे इंस्टॉल हो सके, रन हो सके। हम इसको स्टैंड अलोन की जगह हम ये भी बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। किसी भी डिवाइस पे वर्किंग कर सके, किसी भी एनवायरनमेंट में
सेकेंड, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बहुत फ्लैक्सीबल है। अगर आपने सी भाषा में काम किया है या सी भाषा में थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी बनाए हैं, तो आफ्टर सी लैंग्वेज अगर आप सी प्लस प्लस करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, क्यों, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत कम कोड से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हम सी प्लस प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। थर्ड जो है बेस्ट परफॉर्मिंग लैंग्वेज, इसके अंदर क्लास जो है, क्लास का उपयोग करके हम बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और फोर्थ, सी विद क्लासेस जो है, तो ये चीज़ अब जो है शुरुआत में जो सी भाषा थी ये जो थी और आज भी यूज में आती है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग का ABCD अ आ ई जैसे सीखना हो तो सबसे पहले उसको सी भाषा ही सिखाई जाती है या सीखनी चाहिए। तो सी जो है वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी दरमियान ये सिमुला 67 ये एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज की डेट में न के बराबर यूज में आती है। नाम भी बहुत कम लोग इसको लेते हैं, इसका नाम भी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इन दोनों के जो फीचर्स है वो इंक्लूड किए गए और फिर जाके सी प्लस प्लस बनाई गई AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर USA, जहां पे सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। सी और सी प्लस प्लस दोनों के एडिटर जो है वो एक ही है, दोनों को एक ही एडिटर में हम उसका कोडिंग लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको हम रन कर सकते हैं। एडिटर इट मीन्स जिसमें आप कुछ लिख सकते हो, लिखने के बाद में आप जो भी उसमें चेंजिंग करना चाहो, कट कॉपी पेस्ट करना चाहे, तो वो सारी चीज़ें जो है जिसमें भी कर सकते हैं वो एडिटर हो गया, कट कॉपी पेस्ट करने का प्रोसेस। तो एडिटर जो है, एक यहाँ पे मैंने नाम लिखा है टर्बो C++ 3.2। तो ये जो एडिटर है मोस्टली आज की डेट में इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। अब हम वापस आते हैं C++ के जो हिस्ट्री है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो होती है कुछ ही कम टाइम में नहीं बन सकती। अब यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ पे तक जो देख रहे हैं ये अलग अलग ईयर के नाम है। तो डे बाय डे नई नई चीज़ें इंक्लूड की गई, जो कमियां होती थी या जो कमियां थी उनको जो है दूर किया गया, नई नई चीज़ें उसमें जोड़ी गई। तो ऐसे 1979 में जो एक प्रोग्राम बना गया था या जो जिसको आज की डेट में अपन C++ कहते हैं, तो 1979 में सी विद क्लासेस नाम से इसको C++ को जाना जाता था। 1984 में C++ नाम रखा गया। उसके बाद में नेक्स्ट, ये एक्चुअली सारे वर्जन हैं इसके। नेक्स्ट 1985 में पहला एडिशन जो कॉमर्शियली, जो मार्केट में बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए वर्किंग में लेने के लिए 1985 में रिलीज किया गया। उसके बाद में 85 में फर्स्ट एडिशन आया। 1989 में C++ का 2.0 वाला वर्जन आया। 1997 में C++ का C++ 9.8 ये वाला वर्जन। 2003 में C++ 0.3 ये वर्जन। 2009 में C++ OX। 2011 में इसका जो वर्जन आया C++ 11। 2014 में जो वर्जन आया C++ 14, फिर 17 में जो आया और फिर 2018 में आया C++ 20। अब इसका जो एडिटर है, जो एक टर्बो C++ IDE, उस एडिटर में हमको इसका कोडिंग लिखना पड़ता है। तो जैसे हमारी ह्यूमन की जो लैंग्वेजेस होती है, जो भी हमारे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी, तो उनको सीखने के लिए उसका ग्रामर जो होता है, उसकी व्याकरण जो होती है वो हमें समझनी पड़ती है, वो हमें सीखनी पड़ती है। बिल्कुल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, उससे हमको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग होगा। हिंदी में तो बहुत कुछ अपन त्रुटियां कर सकते हैं, गलतियां, मिस्टेक कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर गलती करते हैं तो उसको बोलते हैं एरर, तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं होता है। खैर वो तो हमारी नेचुरल जो लैंग्वेजेस होती है ह्यूमन की, तो उसमें तो अपन गलतियों को दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो जो भी प्रोग्राम बनेगा तो एडिटर में उसका कोडिंग लिखना पड़ेगा, फिर कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल करने के बाद में फिर उसको रन करना पड़ेगा। और कंपाइल करने के लिए
कंट्रोल प्लस F9 फंक्शन की और कंट्रोल की, इन दोनों को प्रेस करना पड़ेगा, कंपाइल हो जाएगा। और रन करने के लिए अल्टर की के साथ में F5 का यूज, कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9, रन करने के लिए अल्टर F5 का यूज किया जाएगा। हालांकि ये जो चीज है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है जो उप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट इट मीन हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, उसके अपने खुद के कुछ फीचर्स हैं, उसके कुछ अपने गुण हैं। C++ के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो फीचर्स हैं वो क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशंस, ये सारे। अब क्लास एक यूनिट होती है। क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। क्लास के माध्यम से हम अपने हिसाब से कोई भी यूनिट बना के, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, यूनियन, वैसे अपन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं मन चाहा। और क्लास बनेगी तो क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको वर्किंग में लेने के लिए ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। क्लास और ऑब्जेक्ट को इजी वे में अगर अपन को समझना हो तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, जस्ट लाइक ए कार। कोई भी कार है, उस पूरी की पूरी कार को जो है वो आप क्लास समझिए। और उस कार के जो भी डिवाइसेस हैं, स्टीयरिंग है, उसके व्हील्स है, उसका बॉडी है, उसका इंजन है, चैसिस है, उसका कलर है, सीट है, जो भी है वो सब जो है वो उसके ऑब्जेक्ट होंगे। अब ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मिलके एक यूनिट में काम करते हैं और वो यूनिट जो है वो क्लास कहलाती है। हालांकि ऑब्जेक्ट जो है उसको रन टाइम एंटिटी के नाम से भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जब क्लास रन होती है, वर्किंग करती है, जब मेन फंक्शन वर्क करता है तो ये मेमोरी में स्पेस कवर करता है और तब ये एक्टिव होकर वर्किंग करता है। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इट मींस रीयूजेबिलिटी, पुनः उपयोगिता। तो इनहेरिटेंस का भी फीचर्स है, इनहेरिटेंस भी है सिलेबस में। तो इनहेरिटेंस जो है ये 5 टाइप्स का होता है। इट मींस सिंपली इनहेरिटेंस को समझना जैसे कोई क्लास बनी हुई है, उस क्लास के बेस पे कोई दूसरी क्लास, तो जो सेकंड जो क्लास बनेगी उसका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से बनी हुई क्लास के प्रॉपर्टी को वो वर्क में, काम में ले सकता है। बिल्कुल यही चीज इनहेरिटेंस में। और 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो ये इनहेरिटेंस, ये भी अपन देखेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। नाम एक काम अनेक, या नाम एक और अर्थ अनेक, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो है दो एग्जांपल। फर्स्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और सेकंड, फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है उसमें क्या होता है कि जो कोई भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर इट मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी सिंबल्स है जो मैथमेटिकल है या लॉजिकली वर्किंग करने के लिए यूज में आते हैं, जो सिंबल्स जो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज में आते हैं, वो सारे के सारे जितने भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक के अलावा, जैसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के अलावा दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं, तो उनको जो है अपन एक अलग से अर्थ, एक नया अर्थ प्रदान करना, एक विशेष अर्थ प्रदान करना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फंक्शन ओवरलोडिंग वो भी इसी का पोर्शन है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इट मींस कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है, चाहे विद क्लास या विदाउट क्लास C++ का, तो उसमें जो भी फंक्शंस होता है उसको एक से ज्यादा बार कॉल करवाने का प्रोसेस, प्लस उस एक ही नाम के 2-3 फंक्शन जो अलग अलग पैरामीटर्स वाले हो, अलग अलग आर्गुमेंट पास करने वाले हो, नाम एक ही लेकिन अलग अलग काम करने वाले फंक्शन जो है एक से ज्यादा अपन एक ही प्रोग्राम में रख सकते हैं, वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग ये दोनों के दोनों जो है पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इट मीन जस्ट लाइक ए कैप्सूल। मेडिसिन होता है, दवाई होती है, कैप्सूल। तो जैसे कैप्सूल को अगर आप खोलें तो उसको वो जैसे वो दोनों कवर
अलग होंगे तो उसमें देखे होंगे आपने बहुत बारीक बारीक जो भी उसकी दवाई होती है या पाउडर होता है वो बिखर जाता है। तो एक्चुअली वो कवर क्या करता है, वो जो पाउडर है उसको बांध के रखता है। बिल्कुल वैसे ही डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को क्लास के माध्यम से बांधा हुआ रहता है और उसको जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्किंग में लेता है। स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। C++ के अंदर जो प्रोग्राम है वो क्लास के माध्यम से भी बना सकते हैं और बिना क्लास के भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है जो बिना क्लास के हैं। सबसे पहले यहाँ ये वाली जो लाइन जो लिखी हुई है ये ए सिंपल C++ प्रोग्राम, ये एक्चुअली कमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो कमेंट्स हैं तो कमेंट्स को कंपाइलर हमेशा इग्नोर करता है। कमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। ये जो है वो सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश से दे रखा है। नेक्स्ट यहां पे जो लिखा हुआ है हैज इंक्लूड iostream.h, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम iostream.h एक्सटेंशन लगा है तो इट मींस ये एक हेडर फाइल है। जस्ट लाइक ट्रेन होती है तो ट्रेन के इंजन के जस्ट पीछे जो डिब्बा होता है उस पे वो जो भी ट्रेन है उसका नाम लिखा होता है कि ये कौन सी अरावली एक्सप्रेस है या जो भी एक्सप्रेस है, ट्रेन का जो नाम उसका पर्टिकुलर जो नंबर्स होता है एक बोर्ड बना होता है उस पे होता है जिससे इंडिकेशन होता है कि यस ये वो वाली ट्रेन आ रही है। तो बिल्कुल वैसे ही C और C++ का एडिटर एक ही है। अब जब अपन C++ का प्रोग्राम बनाएंगे तो अपन को iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना है और C का बनाते हैं तो stdio.h हेडर फाइल का उपयोग किया जाएगा। अब ये जो हेडर फाइल है इसके बेस पे जो इनबिल्ट फंक्शन जितने भी हैं जो हम प्रोग्राम में कोडिंग के अंदर यूज मिलेंगे वो सारे के सारे इसी हेडर फाइल की वजह से वर्किंग करते हैं। लेकिन कुछ और स्पेशल जो फंक्शंस होते हैं उनको अगर वर्क में लेना है तो उनसे रिलेटेड जो हेडर फाइल है उसको भी अपन को जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैथ से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं मैथमेटिकल तो उनके लिए math.h का यूज करना पड़ेगा। string.h हेडर फाइल है, अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर आप कोई फंक्शंस यूज में ले रहे हैं जो इनबिल्ड है, इट मींस पहले से बने बनाए फंक्शंस, उनको अगर आपको यूज में लेना है तो उनसे संबंधित जो हेडर फाइल्स होती है उनको अपन को प्रोग्राम में जोड़ना पड़ेगा। मेन फंक्शन, मेन जैसे नाम से ही मेन फंक्शन है, मुख्य फंक्शन, इसके बिना अपन सोच भी नहीं सकते कि C++ में प्रोग्राम बन पाएगा। अगर आप ये नहीं लिखे बाकी सब कुछ करेक्ट लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, कंपाइल होने में प्रॉब्लम आएगी या हम बोले कंपाइल ही नहीं होगा। मेन, अगर आप मेन के सामने इससे जस्ट पहले यहाँ पे void void कीवर्ड का अगर अपन यूज करें तो इट मींस ये रहता है कि void अगर किसी फंक्शन से पहले अगर लिखा जाता है तो इट मींस वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। किसी फंक्शंस के थ्रू अगर किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी हो तो उसके नाम से जस्ट पहले void कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। यहां पे अगर आप देखें तो मेन फंक्शन है तो एक्चुअली ये जो मेन फंक्शन है ये बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन है। ठीक है, ये उसके ऊपर जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल भी बोल सकते हैं, उसके अलावा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोल सकते हैं जो पहले से प्रोसेस है, या फिर हम सिंपल में बात करें तो जो भी कोडिंग अपन को रन करवानी है, जो भी आपको वर्किंग में लेने हैं, जो भी, तो उसके लिए तो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सारे फंक्शन, वो सारे स्टेटमेंट्स इसके बिना तो कभी वर्किंग करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, कर्ली ब्रैकेट ओपन यहां पे दे रखा है, एक यहां पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज दे रखा है। तो एक्चुअली ये क्या बना है, एक ब्लॉक बना है। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये जो है ये बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक मेन फंक्शन, और यहां पे इस छोटे से सिंबल से प्रोग्राम में यहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और सी आउट, इसके थ्रू आउटपुट जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। जो भी स्ट्रिंग होगी उसको ये आउटपुट में लाएगा, या कोई वेरिएबल्स अगर है
तो उसकी वैल्यूज को भी ये आउटपुट में लाने के लिए सी आउट काम करता है। जस्ट लाइक सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटफ फंक्शंस के माध्यम से हम कोई भी आउटपुट दर्शा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे C++ में सी आउट के माध्यम से हम कोई आउटपुट दे सकते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है सी आउट, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर डबल कोट में जो लिखा हुआ है। अब डबल कोट में जो लिखा हुआ रहता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। तो सी आउट का काम यही है कि डबल कोट में जो भी लिखा हुआ है XYZ उसको यूं का यूं आउटपुट में प्रदर्शित करना। तो यहां पे लिखा हुआ है सी आउट के माध्यम से फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अब लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हिंदी के अंदर अगर किसी लाइन को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तो खड़ी पाई का यूज करते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। वैसे ही C++ में और C में जब भी कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के जस्ट बाद में वहां पे सेमीकोलन लगाया जाता है, जिससे कंपाइलर को मालूम चलता है कि भाई ये स्टेटमेंट यहां तक ही था। तो ये एक्चुअली बॉडी है मेन फंक्शन की, और जिसमें सिर्फ अभी मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ। जो भी कोडिंग लिखेंगे वो सब इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट, यहां पे अगर आप देखें तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। इट मींस ये हुआ कि भाई जो मेन फंक्शन का जो ब्लॉक यहां से शुरू हुआ था उसको यहां पे हमने क्लोज कर दिया है। इट मींस एंडिंग इस पूरे प्रोग्राम का। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करके रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, और वो आएगा फर्स्ट C++ प्रोग्राम। ओके, अब नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं टोकन। टोकन सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम आर कॉल्ड टोकन। टोकन बहुत सारे हैं, जो भी लिखा हुआ है, चाहे ये लिखा है ये अपने आप में एक टोकन है, ये लिखा है ये अपने आप में एक टोकन है, ये लिखा है ये अपने आप में टोकन है, ये जो ब्रैकेट बना है ये अपने आप में टोकन है। तो टोकन जो भी आपने लिखा है वो सब इंडिविजुअली अपने आप में मोस्टली टोकन ही होते हैं। टोकन जो है ये जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, इन सब को वन वर्ड में बात करें तो टोकन, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो टोकन कहलाती है। कीवर्ड्स में अगर आप बात करें तो इसे रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो आरक्षित शब्द, वे वर्ड जो प्री डिफाइंड है, पहले से फिक्स है। इनको जब भी लिखते हैं स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। इनको कभी भी अपन कैपिटल में अपन नहीं लिख सकते। इनको एज ए वेरिएबल नेम में भी अपन इनको उपयोग में नहीं ले सकते। यहां पे जैसे मैंने 4 कीवर्ड्स के नाम लिखे, जैसे ऑटो है, इफ, फॉर, int, इट मींस इंटीजर, बोलते हैं इंटीजर, लिखेंगे int। तो ये अपने आप में कीवर्ड्स है। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? पहचान करता है, जिससे आपकी एक, जैसे नॉर्मल एग्जांपल्स ले तो स्टूडेंट का आई कार्ड जो होता है उससे उसकी आइडेंटिटी होती है कि ये क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। बिल्कुल वैसे आइडेंटिफायर में जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, जैसे मार्क्स है, अमाउंट है, टोटल। इट मीन्स किसी फंक्शन का नाम, किसी वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, वो अपने आप में आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे 15 लिखा है, 0.26 लिखा हुआ है और माइनस में 22 लिखा हुआ है, तो ये जो भी लिखा हुआ है ये कांस्टेंट कहलाते हैं। ये इंटीग्रल भी होते हैं और फ्लोटिंग वाले भी होते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है डबल कोट में जो भी लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग कहलाएगा। एक से ज्यादा कैरेक्टर होना। और वैसे स्ट्रिंग के लिए एक और दूसरा तरीका है। स्ट्रिंग को अगर इन फ्यूचर जैसे कोई क्वेश्चन भी आता है तो स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर डाटा टाइप्स का 1 डायमेंशनल एरे जो होता है उसको भी हम जो है स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे डबल कोट में मैंने लिखा हुआ है हेलो, फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स है जैसे प्रज्वल लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में स्ट्रिंग है। ऑपरेटर्स वो सारे सिंबल्स जो मैथ्स में यूज में आते हैं, मैथमेटिकली वर्किंग गणितीय कार्य के लिए यूज में आते हैं, या लॉजिकल
वर्किंग करने के लिए यूज़ में आते हैं, वो सारे के सारे, जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक, ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ में आता है। बहुत बार जो बिगिनर्स होते हैं उसको स्टार बोलते हैं, जबकि ये एस्ट्रिक है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ में आता है, डिवाइड के लिए है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। नेक्स्ट स्पेशल सिंबल्स, ये जितने भी डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट हैं वो या कॉमा है, ये जो है वो स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। तो अभी जस्ट अपन ने देखा कि जो टोकन है वो ये उसके कैटेगरी है टोकन्स की, एक बार फिर से कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, और जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ओके, थैंक यू।